आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार। मैं आज बैंगन के पौधों में लगने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण कीट, लगभग पूरे भारतवर्ष में ये बैंगन का सबसे खतरनाक महत्वपूर्ण कीट है कि सभी की फसल में, सभी के खेतों में ये रोग आता ही आता है। अगर आप उसे बाकायदा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन से आप मैनेज नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको जब बहुत ज़्यादा एक्सेस पेस्टिसाइड हम यूज करेंगे तो बहुत सारे और नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसके बारे में अभी आप आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कीट कीट के बारे में थोड़ा बहुत, और उसके अलावा उसको हम मैनेज कैसे करें, किस प्रकार से मैनेज करें कि हमें कम से कम रसायन का उपयोग करना पड़े, पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़े, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो, जिससे कि हमारा खेत का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल उसमें तत्व हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बेनिफिशियल कीड़े मकोड़े हैं, उनको नुकसान ना हो। और साथ में जो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खाएगा, जो आपका कंज्यूम मतलब प्रोडक्ट आपको खरीदेंगे, खाएंगे लोग, उनको भी आपका जो पेस्टिसाइड उसमें हो, जो पेस्टिसाइड्स आप स्प्रे कर रहे हो, उसका नुकसानदायक इफेक्ट ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यह एक बैगन का सबसे प्रमुख एवं घातक कीट है, जैसा कि हम सभी को पता है। दूसरा, खड़ी फसल में तनों का झुकना। अगर आप इसको सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि आप खेत में गए और खेत में जाते ही आपको क्या हुआ कि वहां पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी जो फसल है, जो पौधे खड़े हैं, पौधे ऊपर से झुककर बिल्टिंग मतलब सूखकर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ऊपर का जो तना का पार्ट है, जो प्रोग्मा लैंड टाइप है, मतलब जो आपका एकदम मुख्य सिरा है, ऊपरी पार्ट, वो क्या होगा, झुक के नीचे की तरफ गिरेगा, तो उसको बोलते हैं द ड्रॉपिंग सूट्स। तो ये आप इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। अगर आपके खेत में ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाइए कि तना एवं फल छेदक या फल बेधक कीट का प्रकोप हुआ है, फ्रूट एंड शूट बॉरर का वो प्रकोप हुआ है। तो ये सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में तनों पर आक्रमण करते हैं, और फिर जैसे फल लगने शुरू होते हैं उनको छेद करके फलों के अंदर चले जाते हैं, और फलों के अंदर पूरा खा के अगर आपने फल हार्वेस्ट नहीं किया तो वहीं से वो बाहर निकल कर बाहर चले जाएंगे। ठीक। और इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे हम बता ही दिया, नए तने और पत्तियां मुरझाकर लटकने के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, एडल्ट जो होगा आपका 34 to 59 डेज जीवित रहता है, और 5 से 6 ग्राम पर ईयर जो उसका वो चीज़ें होती हैं। और एक जो होता है 250 अंडे ये एक लाइफ साइकिल में एक एडल्ट दे सकता है। उसके बाद एक जो आपका 3 से 4 दिन 5 दिन में लार्वा में बदल जाता है। लार्वा आपका 12 से 15 दिन फलों के अंदर खूब छक कर खाता पीता है। उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है। प्यूपा फिर आपका 7 से 8 दिन बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एडल्ट और लार्वा ये दोनों बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और इन्हीं दोनों को हमें मैनेज करने की जरूरत होती है। अब मैनेज कैसे करेंगे, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले क्या करेगा, अर्ली होल इन द सूट। जो सूट मतलब बात तने हैं, तनों में क्या करेगा, हल्का सा छेद करेगा। एडल्ट तो खा ही रहा था, साथ में छेद करेगा, इसी में लार्वा आप अंदर चला जाएगा। लार्वा जैसे ही अंदर जाएगा, तनों की जो कोशिकाएं टिश्यूज होंगे उनको डैमेज करेगा, और डैमेज होती है वो टिश्यू जो तना था, वो तना क्या होगा, झुक जाएगा। जो भी मैं आपको ड्रूपिंग ऑफ सूट्स इसके लक्षण बता रहे थे। ठीक है, तनों का झुकना, तनों का मुरझाकर झुक जाना ही इसका लक्षण होता है कि आपके खेत में इसका प्रकोप हो गया है। ये आपके देख सकते हैं कुछ अंडे, उसके लार्वी, लार्वी उसके जो आप उसे जब निकालेंगे तो उसके बीच से लार्वी निकलेगा। फलों में भी देखिए छेद करके अंदर गए हुए हैं, खाए पिए। और जो ये छेद होता है, जब ये कैलिक्स एंड से अंदर जाता है, तो अपनी जो ये मल त्यागते हैं, उसी मल त्यागने से उस छेद को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार क्या होता है, हम बैगन मार्केट से ले आते हैं और हम वहां से एकदम तरोताजा देख कर लाते हैं, इसमें कोई होल नहीं है, कुछ है नहीं, छिद्र नहीं है, सेफ होगा। लेकिन जब उसे काटते हैं तो उसमें से लार्वी, बहुत बड़ा लार्वी निकलता है। तो ऐसे केसेस में क्या करता है, अपने मल त्याग के माध्यम से उस छेद को बंद कर देता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक। और अगर हम उसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम अगर डैमेज पार्ट को अगर हमने देखा नहीं, उसे हार्वेस्ट नहीं किया, तो जब ये बैगन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो लार्वी इसको खा के अपना बाहर निकल जाएगा। बाहर जाके अपना खेत में जमीन के नीचे या पत्तों के नीचे क्या करेगा, प्यूपा दे देगा। प्यूपा फिर 5 से 6 दिन में एडल्ट बन जाएगा। ठीक। अब इसको हम प्रबंध कैसे करेंगे। देखो सबसे बढ़िया, जिस भी पार्ट पे वो आपका जो ऊपरी पार्ट, तने का ऊपरी पार्ट पे उसने अटैक किया, वहां पर हमें क्या करना है, तना बेधक द्वारा ग्रसित तनों एवं फलों को सूंडी सहित तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। और खेत से सूखी पत्तियां हटाकर स्वच्छ खेती करने से इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि स्वच्छ पत्तियों के नीचे क्या करते हैं, आके आपके जो अंडे होते हैं या जो प्यूपा होता है, वो यहाँ पर ही पत्तियों के नीचे जमीन में ही वो लोग
होता है, निर्माण होता है, अपना उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं। यह क्रिया हर हफ्ते में एक बार करना चाहिए, मतलब जितनी भी जमीन के नीचे पत्तियां हों, सूखी हों, उन सबको हटा देना चाहिए, उनको एक जगह इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जमीन के नीचे डंप कर देना चाहिए। 10 मीटर के अंतराल पर हमें फेरोमोन 100 फेरोमोन प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 10 मीटर के अंतराल पे 100 फेरोमोन हमें यूज करना चाहिए। फेरोमोन का काम क्या होता है, जो नर वयस्क कीट होंगे उनको क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे, और फिर हम उन्हें नर कीटों को क्या करते हैं, मार देते हैं। जिसके कारण जब नर कीट होंगे नहीं तो फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नई पीढ़ी आएगी नहीं। तो उनका पॉपुलेशन नियंत्रण करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका फेरोमोन ट्रैप। नीमगिरी 4% अगर हम नीमगिरी यूज करते हैं, नीमगिरी मतलब जो नीम की वो होती है, फल जो होता है, नीम का फल जब पक जाता है, पकने के बाद नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद हम उसको सुखाते हैं, सुखाने करने के बाद उसको हम ऊपरी छिलका उसका उतार कर पीस कर 40 ग्राम नीम चूड़ी का चूड़ 1 लीटर पानी में 40 ग्राम यूज करते हैं, उसको यूज करके उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर उसे को हम स्प्रे करते हैं। अगर हम 10 दिन के अंतराल पे नीमगिरी का हम स्प्रे करते रहे, नीम सीड कर्नेल जो हम पढ़ते हैं एनएस की, ये 4%, तो वही अगर हम इसका 10 दिन के अंतराल पर प्रति जितने भी खेत हैं सभी में स्प्रे करते रहें, तो बहुत कम चांसेस हो जाता है कि आपके खेत में इंसेक्ट का अटैक होगा। ठीक, क्योंकि ये काम कैसे करते हैं, एंटीफीडेंट का काम करता है नीमगिरी। ठीक है, कि मतलब जो कीट खाएगा उसको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए एंटीफीडेंट का काम करता है। नीम सीड कर्नेल, या इसको हिंदी में नीमगिरी बोलते हैं। बनाते कैसे मैंने बता ही दिया। आप नीम को, जितना भी नीम का फल होगा जो भी नीचे गिरेगा उसे इकट्ठा करते जाइए, इकट्ठा करने के बाद उसको आप ड्राई करिए, सुखाइए, सुखाने के बाद आप उसकी ऊपरी छिलका को हटा दीजिए, फिर नीचे जो उसका कर्नेल्स हैं, बीज है, उसको इकट्ठा कीजिए, और उसको इकट्ठा करने के बाद उसको सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण जब चूर्ण मतलब पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको क्या करना है हमें, 1 लीटर पानी में 40 ग्राम डाल के उसको घोल बना लेना है हमें। घोल बनाने के बाद आप उसको आसानी से आप स्प्रे करा दीजिए खेत में, और 10 दिन के अंतराल पे स्प्रे कराना है। अब इसी के कुछ मार्केट प्रोडक्ट भी हैं, जैसे नीम जल अथवा नीम तेल, ये भी आहार रोधी का कार्य करता है। हम इसको मार्केट में भी, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मार्केट से भी खरीद के इनका हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा आता है, और जबकि ये है इसको आप आसानी से अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। फूल बनने के दौरान, अगर जब फ्लावरिंग हो रही उस समय, क्लोरोएंथ्रानिलीप्रोल का स्प्रे हम 40 ग्राम 2 बार स्प्रे अगर करते हैं तो इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है। मार्केट में इसे रेनोक्सिपायर या एम्प्लेगो के नाम से अवेलेबल है। जिस एम्प्लिगो में आपका दो चीज होता है, लेमडा भी होता है और क्लोरोएंथ्रेनिप्रोल निप्रोल भी होता है। ठीक, बहुत अच्छा काम करता है। लगभग सारे इंसेक्ट पेस्ट जितनी भी आपके डिप्टेरा, हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेप्डोप्टेरा, इसके जितने भी आते हैं यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेस्ड होता है, बहुत अच्छा काम करता है लेमडा और आपका रेनेक्सिपायर। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि हमसे 160 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करें जब भी इंसेक्ट का अटैक हो, तो बहुत 1 से 2 दिन में ही अपना प्रभाव दिखा देता है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, स्टोमक और कॉन्टेक्स्ट के आधार दोनों पर काम करता है। ठीक, और आईपीएम टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है एमामेक्टिन बेंजोएट को, क्योंकि ये क्या करता है, ये ह्यूमन के ऊपर इसका दुष्प्रभाव कम है, बेनिफिशियल इंसेक्टिसाइड्स के बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव कम होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट आजकल सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, और मार्केट में इसका नाम इगाओ, इफ्को जो है इगाओ के नाम से बेचता है, सिंजेंटा जो है इविसेंट के नाम से बेचता है। तो आप मार्केट में जाएंगे तो इगाओ या एविसेंट करके मांगेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्या दो नाम से, क्या है वो, आपका पहला है इगाओ, इगाओ, EGAO, इफको बेचता है इस नाम से। ठीक, इगाओ, आप इसको मार्केट में जाएंगे, इगाओ या इविसेंट, EVICENT, सिंजेंटा का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा काम करता है लेप्टोटेरान कोलियोप्टेरान इंसेक्टिसाइड दोनों के लिए। तो अभी तक मैंने जो इसका आपको बताया है कि आप अगर आपके खेत में लेप्टोप्टेरा जैसे लुसिनोड अर्बोनालिस, या जिसको हम सूट एंड फ्रूट बॉरर या तना एवं फल बेधक कीट बोलते हैं, जो कि
आपका भिंडी में भी लगता है, ठीक। तो अगर हम इसको मैनेज करना है, सबसे पहले आप इसको हमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए, शस्य क्रियाएं, जैसे हम क्लीन कल्टीवेशन करना चाहिए, प्रतिरोधी वैरायटियां हमें यूज करनी चाहिए, और क्लीन कल्टीवेशन हमें यूज करना चाहिए। फिजिकल मेथड से हम पकड़ कर नष्ट कर दें, जैसे उसकी जो तना का ऊपरी पार्ट जो सूख के गिर रहा था, जहाँ सूढ़ी थी, उसको पकड़ के उसको इकट्ठा करके नष्ट कर देना। उसके बाद हमें बायोलॉजिकल, जैसे नीम सीड कर्नेल यूज किया, नीम गिरी यूज किया हमने। फिर लास्ट में हम जाते हैं केमिकल पे। केमिकल के उपयोग बहुत कम करना चाहिए। ये समझ लीजिए, जब हमसे तीनों एग्रोनॉमिक, फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हमें केमिकल मेथड पे जाना चाहिए। और केमिकल आपका जो पेस्टिसाइड्स, इसको कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए भी सुरक्षित नहीं है, और इन्वायरमेंट के लिए भी सुरक्षित नहीं है, और आपकी मिट्टी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। अब ठीक है, आप एक बार, दो बार, तीन बार फायदा ले सकते हो, लेकिन आने वाले समय में आपकी जो मिट्टी है वो बैरन होते चली जाएगी, बंजर होती चली जाएगी, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि मिट्टी में केवल ये नहीं है कि आपको न्यूट्रिएंट ही अवेलेबल हो, मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को होना भी बहुत जरूरी है। वही सूक्ष्म जीव आपको न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराते हैं आपके पौधे को। तो उन सूक्ष्म जीवों का ख्याल रखते हुए हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए। और उसके बाद हमें, जो मैं आपका दो तीन एक केमिकल नाम बताया, अगर इन दो तीन मेथड से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको केमिकल पे कंट्रोल पर जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर भी आपको तैयार रहना चाहिए, जैसे ही फ्लावरिंग हो उसी समय एक स्प्रे आप कर दीजिए, क्लोरोएंथ्रानिपोल का, या रेनाक्सिपॉल जिसे हम बोलते हैं, या लैम्डा का भी कर सकते हैं, ठीक। तो उससे आपको कंट्रोल हो जाएगा। बाकी आपका जो है इविसेंट या इगाओ, जो इमामेक्टिन बेंजोएट था, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। होप आपको बहुत समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।